हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देवदीना रॉय, एकेडमिक ट्रेड मोशन एजुकेशन हरिद्वार। आज आपके लिए लाया है एक बहुत सिंपल सा पॉडकास्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे जिस स्ट्रेस मैनेजमेंट जो अभी आप इतना डर रहे हो, इतना सोच रहे हो कि कैसे कंप्लीट करें अपनी पढ़ाई को, कैसे जेई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट सही करें, कैसे नीट के लिए अपना सिलेबस रिवाइज करें। इस सब के लिए आज मैं हम आप लोगों के लिए 45 डे स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉडकास्ट। मेरे साथ आज है आदित्य सर, हमारे सीनियर डिवीजन ज्योमेट्री फैकल्टी एंड एचओडी ऑफ नीट डिवीजन, एंड सुमित सर, सीनियर डिवीजन फिजिक्स फैकल्टी जो नीट और जेई दोनों पढ़ाई नहीं करते हैं। तो अदिन सर, मेरा क्वेश्चन आपसे जैसे कि आप एक ही ईयर से बच्चों को देखते आ गए हो, मतलब हर बच्चा अपने आप में अलग है। तो 45 डेज पहले जो बच्चों का एक होता है कि मैं क्लासेस ऑफ कर दूँ, मैं ना करूँ, मैं कैसे स्किप करूँ, मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर लूँगी, ये तो मेरा ड्रॉप ही है। इसके आप क्या इसको सपोर्ट करते हो, और अगर नहीं तो मतलब बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए, ये सिचुएशंस ऑलमोस्ट सभी बच्चों के साथ होती है और आजकल ऐसा देखा जाता है कि बच्चा सोचता है कि अब 40 डेज बचे हैं या मेरे 90 डेज बचे हैं तो मैं घर जब रहूँ, कोचिंग ना जाऊँ, क्लासेस स्किप कर दूँ। ऐसा अमूमन देखा ही है, बच्चों में ये टेंडेंसी आ जाती है और इतना सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है तो बच्चे उससे कंफ्यूज भी होते हैं। एक सीधा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चों को भी समझ में आएगा, होपफुली पेरेंट्स को भी समझ में आएगा। आप और मैं अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाता है, परामर्श लेते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर एक ही होता है और एक ही डॉक्टर का इलाज लेके हम ठीक होते हैं। आप या मैं ऐसा नहीं करते कि मार्केट के 10 डॉक्टर बैठे हुए हैं, 10 डॉक्टर के पास गए, 10 लोगों का ट्रीटमेंट लिया और हम ठीक हो गए। सबसे पहले बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि जिस संस्थान में, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो कोचिंग कर रहा है, उस पे पूर्ण भरोसा रखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं डेडिकेशन, डिवोशन। यानी कि आप समर्पित हो जाइए, आप अपने टीचर को अपने आप को सौंप दीजिए कि सर अब आप ही मेरी नैया पार करेंगी। तो टीचर नो बैठो कि कैसे उस हाल से बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और आती है कि बच्चा अगर आना ही बंद कर देगा तो वो एक्चुअल में हमारे कॉन्टेक्ट से दूर हो जाएगा, हमें उसकी प्रोग्रेस का आइडिया नहीं करेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कमियां हैं, क्या किक्स देने हैं। तो ये हम तभी दे पाइए जब बच्चा रेगुलर क्लासरूम में आए। उसके लिए बच्चे को उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अनुपस्थित है, नहीं आ रहा, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। और इस परेशानी का हल यही है कि कभी भी कोई बच्चा कोई भी इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करता है तो पूरे भरोसे के साथ ज्वाइन करे, अपने टीचर पे विश्वास है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, थोड़ा-सा और इसमें प्रकाश डालिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात ये दी है। उसके लिए मैं एक बात और मानता हूँ कि थोड़ा-सा टीचर्स को भी जो पढ़ाते हैं, फैकल्टी को भी मतलब एकदम दिल से बच्चों के लिए होना चाहिए। अगर फैकल्टी जो है अगर बच्चों के लिए एकदम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है सर, तो फिर बच्चों से कनेक्टिविटी थोड़ी-सी तो प्रॉब्लम आती। तो बच्चों को क्या है, बच्चे अगर कनेक्ट हैं अच्छे से और टीचर मूल रूप से समर्पित, अच्छे टीचर और बुरे टीचर की ये विशेषता भी है। यही अंतर है ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस। अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, जो अच्छे संस्थान हैं, उनमें जो टीचर है ना, वो बच्चे को बिल्कुल भगवान के तरीके से मानता है। वही बच्चों को भी टीचर को भगवान के तरीके से मानना चाहिए। और दोनों ने जब एक दूसरों को, भले ही मैं बोलता हूँ बच्चा बहुत तेज नहीं है, टीचर भी हो सकता है कि बहुत विद्वान ना, क्योंकि एक से एक विद्वान, आला दर्जे के विद्वान पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे पर विश्वास है और दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, तो टीचर दिन रात मेहनत करेगा बच्चे के लिए और बच्चा भी दिन रात मेहनत करेगा और निश्चित ही रिजल्ट आएगा। जी सर, बिल्कुल। ये पे आपने बात करी कि ट्यूशन और कोचिंग ड्यू बहुत सारे पहले से मैं खुद भी देख चुकी हूँ, लोग बात करते हैं, मैं काउंसलर से बात भी करती है, पर मैं भी करती हूँ, तो उनका कह रहा है कि मेरे बच्चे को मैं होम ट्यूशन दे दूंगी, वो घर पे सर्च स्टडी करके पढ़ लेगा, कोचिंग की क्या जिम्मेदारी है। तो यही मैं चाहती हूँ, तो आप थोड़ा बच्चों को भी समझा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम ट्यूशन, सर्च ट्यूशन एंड कोचिंग, जो जैसे कि मोशन एंड फेशियल हो गया, हमारा ओडा बेस्ड सिस्टम है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? जी, बेसिकली क्या होता है कि होम ट्यूशन में क्या होता है, आपके पास एक ही टीचर आएगा, सारे सब्जेक्ट्स को हो सकता है डील करे, तीनों सब्जेक्ट को डील करे। कोचिंग में क्या होता है, आपको एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, जिनका बहुत अच्छा अनुभव रहता है और बहुत अच्छी प्रोसेस के थ्रू वो सिलेक्ट होकर आते हैं। दूसरा है, जो कोचिंग वाले जो टीचर होते हैं, कोचिंग के सिस्टम है, एक अपना पैटर्न है, उनको पता है कैसे आपको सिलेक्ट कराना है आईआईटी, नीट के एग्जाम्स के लिए। तो मैं मानता हूँ ऐसा कि आप एक अच्छे कोचिंग संस्थान से जुड़े।
हो सकता है वो XYZ कोई भी हो, लेकिन आप एक अच्छे संस्थान से जब आप जुड़ेंगे तो आपको ये डिफरेंस खुद ही फील हो जाएगा कि क्या अंतर है। बमन सर, अब यहाँ पे बच्चों के या पेरेंट्स के मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है। वो सवाल जैसे कि अभी सर ने कहा, मैं सर की बात को इलोबरेट करना चाहूँगा अभी कि अच्छे कोचिंग संस्थान से जुड़ें। बहुत सही बात सर ने की, क्योंकि जिस हिसाब से कोचिंग संस्थान की फीस होती है, पेरेंट्स उतने कहीं कैपेबल भी नहीं होते, एक बार में कैसे-कैसे करके व्यवस्था करते हैं और बाद में मालूम पड़ा कि वो कोचिंग संस्थान अच्छा नहीं था, तो उनका दिल टूट जाता, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हुई। अब सवाल ये होता है कि कैसे चयन करें कि कौन-सा कोचिंग संस्थान अच्छा है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा उस कोचिंग संस्थान का पिछले 2-3 साल का रिज़ल्ट, कि मार्केट में वो रिज़ल्ट क्या है? कैसा रिज़ल्ट आ रहा है? क्योंकि किसी भी संस्थान का अच्छा या बुरा, ये कौन-सी चीज़ प्रमाणित करती है, ये उसका रिज़ल्ट बताता है। और अगर रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पढ़ाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, अनुभवी टीचर हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, अच्छे विद्यार्थी उनके हाथ के नीचे से निकल गए। और मान के चलिए कि अगर रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है या वो फेक रिज़ल्ट्स दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि वहाँ पढ़ाने वाले लोग या तो उतने अच्छे नहीं हैं या उतने वेल क्वालिफ़ाइड ही कि इसलिए वो मार्केट में रिज़ल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे कोचिंग संस्थान का चयन करें। उसके लिए आप पहले पूरा आपके शहर में जाके या घूम के पहले देख लीजिए कि कौन-सा कोचिंग संस्थान अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहा है, और अच्छे रिज़ल्ट सिर्फ 1 साल ही नहीं, सतत रूप से अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहा है। तो फिर ये मान के चलिए ना, कोचिंग संस्थान ऑथेंटिक है, अच्छा है, आप वहाँ का एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सही। सर और मैं देखती हूँ बच्चों में आफ्टर 10 जो होता है कि ये जैसे कोटा अंदर से बहुत करी है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैं घर पे का रह के कोटा चौकी को रिसेंटली यू हैव सीन मेरी वेब सीरीज एलिगेटिंग दैट कोटा फैक्ट्री एंड ऑल कि बच्चे वहाँ जाके करे गए हैं, यहाँ नहीं रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन कि घर में अगर नहीं की पढ़ सकी कि वहाँ जा तुलसी आम पर करो क्या। जैसे कि मैम पहले तो आपने कोटा की बात करी, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ। कोटा के माहौल को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग कोटा में हुई है, तो कोटा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और जहाँ ये जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, आप ये मान के चलिए उसी एरिया में का मैं रहने वाला। तो सबसे पहली बात आपने कहा कि कई बार बच्चे प्रेशराइज़ करते हैं अपने पेरेंट्स को भी, कि देखो मेरा XYZ दोस्त गया हुआ है, आप मुझे भी वहाँ भेजो, मैं भी जाऊँगा, मैं भी वहाँ जाके पढ़ूँगा, छोटे भाई को तो भेजा था, उसको आपने बाहर पढ़ने भेजा था। ऐसे कंपेयर करके पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाते हैं और अनावश्यक रूप से प्रेशर बनाते हैं। तो देखिए इसमें कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा किसी से इन्फ्लुएंस है कि ऐसा बोल रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं है उसका। उसे लगता है कि मेरे 2 दोस्त पहले पहुँच गए, अब मैं भी पहुँच जाता हूँ, तीनों मिलेंगे, वहाँ पे घूमेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की कंट्रोल ही पूरी तरीके से वहाँ टूट जाती है। पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हो, आपका बच्चा ज़िद वाला है, आपका बच्चा आपने अपब्रिंगिंग की है, पाला है, बड़ा किया है। आपको लगता है कि नहीं ये कर लेगा, इसकी अपब्रिंगिंग मैंने की है, ये भटकेगा नहीं, ठीक है? तो आप बच्चे को कोटा भेजें, पर फिर भी उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोटा बच्चे को अकेला ना भेजें। अगर कोटा भेज रही हैं, तो एक ना एक पेरेंट्स बच्चे के साथ अटैच है, ताकि बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आप मॉनिटर कर सकें। कई बार आपने देखा होगा सुसाइड के केस हो रहे हैं वहाँ पे। सुसाइड के केस इसीलिए हो रहे हैं कि बच्चा वहाँ अकेला फ़ील करता है, बहुत प्रेशर महसूस करता है, कंपेयर करता है दूसरे बच्चों के साथ। कोई उसे समझाने वाला नहीं है, उसके सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। तो फाइनली उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स का पैसा खराब कर दिया, मैंने अपना समय खराब कर दिया। तो बच्चा उस कारण से आवेग में आके कोई गलत कदम उठा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके इस घर में कोई अच्छा संस्थान आ गया है, आपके होम टाउन में आ गया है, इवन मैं तो कह रहा हूँ 100 किलोमीटर की परिधि में भी कोई आ गया है, तो वहाँ जाके पहले पढ़िए, बजाय कि आप अपने घर से बहुत दूर चले जाएँ। एक तो आपको हेल्थ के साथ सबसे पहले उठते हैं, क्योंकि नई जगह पे जाना, वहाँ तक खाना, आपको पता है जैसे कि लेस वगैरह सब बच्चे लगाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रोफेशनल होता है मामला। यहाँ से बच्चा बिल्कुल 60 किलो का गया, वहाँ जाके 40 किलो का रह गया। अब ऐसा बच्चा क्या ही पढ़िए। बिल्कुल सही बात। आप क्या सोचते हैं सर इस विषय में, ये बच्चे किस प्रकार से अपने पेरेंट्स का कहना माने और उनसे तो कहते हैं ना कि बहस ना करते हुए अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमने तेरे लिए एक अच्छा संस्थान दे दिया है अपने होम टाउन में, तो बच्चे को पेरेंट्स मोटिवेट कर सके कि आप यहाँ पे एडमिशन लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। सबसे पहला तो मेरा मानना है आपका स्वास्थ्य ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य आपका ज़रूरी है, और आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य
शारीरिक स्वास्थ्य और आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल होने का ज़रूरत है। आप अगर तनाव में रहेंगे, जैसा सर ने बताया कि आप कोटा सिस्टम में जाते हो, आप बहुत बार बीमार हो जाते हो, घर आ जाते हो और भी तमाम प्रकार की आपको समस्याओं का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। तो अगर ऐसी समस्याओं में आप फँस रहे हो, इसके बजाय आपको अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा संस्थान मिल रहा है या कोई भी सिस्टम आपको मिल रहा है, जहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हो बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आप बिलीव करो आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू आप बहुत दूर जाके कहीं पर पढ़ रहे हो और आप फाइनली बीमार हो जाते हो, फाइनली और समस्याओं में आ जाते हो, या मानसिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है बच्चा मानसिक अगर स्तर खराब हो गया जाकर, कहीं नेगेटिविटी पकड़ ली कहीं जाकर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बच्चा स्थिर है, ठहरा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, रहते भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे स्थिर रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया कि वो उनकी हालात खराब हो जाती। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो आखिरकार बच्चे की और उसके माँ-बाप की आ जाती। तो कोशिश आप करें कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा है जो आपको बेहतर दे सकता है, आप उसका चयन करें जाके और आप निश्चित ही अच्छा रिजल्ट पाएँगे। जी सर, बिल्कुल। एक और मैं बच्चों में बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि ये चीज़ होती है, वो है जो अभी न्यू आए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा फँसता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेक कि मैं ऑनलाइन ही कहीं ले लूँ, घर बैठ के पढ़ूँगा। फिर कभी-कभी बच्चा ऑफलाइन में आता है, पढ़ता है, पर फिर भी उसके दिमाग में वही यूट्यूब के वीडियोज़ एंड और रहते हैं, तो वो भी देखता रहता है। तो दोनों में कैश बंद है। ये ऑनलाइन आफ्टर कोविड बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया गया। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या? अभी जैसे मैंने आपको एक डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था, आज भी अगर हम लोग बीमार होते हैं तो सीधा सर हुए या मैं हुआ, आप हुई, क्लिनिक पे जाएंगे, वहाँ जाके अपनी जांचें कराएंगे, डॉक्टर हमारी लव्स देखेगा, चेक करेगा, स्टेथोस्कोप लगाएगा, क्योंकि आप उसके सामने हो। आप डॉक्टर से ऑनलाइन भी परामर्श ले सकते हैं, ऐसा नहीं इस ज़माने में संभव नहीं है, ये भी संभव। लेकिन ऑनलाइन परामर्श में आप सिर्फ बता सकते हो, वो आपके नब्ज़ पकड़ के नहीं देख सकता, क्या मामला है। सिर्फ वो आप जो बता रहे हो, उसके आधार पे मेडिसिन मिलेगी। तो इसी तरीके से टीचिंग में भी होता है। अगर आप सामने प्रत्यक्ष रूप से हो, तो आपके चेहरे के हाव-भाव एक अनुभवी शिक्षक देख के समझ जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो आपसे क्लास के बाद हो के या क्लास चलती क्लास में भी कहीं न कहीं आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा तू डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा है? जबकि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे के हाव-भाव खराब हो रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ, उनको लेना-देना नहीं है। वहाँ लाइव लेक्चर्स भी हैं, तो आप उनको एज़ अ रिकॉर्डेड लेक्चर ही मत, क्योंकि टीचर बच्चे को टोकता है, शक्ल पे भी मक कुछ लिखा रहता है। ये सिर्फ़ ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़लाइन क्लास में सब। ऑफ़लाइन क्लास हमेशा बेटर होता है। हाँ, किसी परिस्थिति विशेष में, जैसे कोविड के समय ऐसा हुआ था, तो वो एक मजबूरी थी। लेकिन उसको हमेशा के लिए ऑप्ट कर लेना, एडॉप्ट कर लेना कि ये बेटर है, मेरा टाइम बचेगा। अब देखिए इससे बच्चे को कितना स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है उसका। कई बच्चे जिनकी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी थी, तो आप देख लीजिए उनको मोटे-मोटे चश्मे लग चुके हैं इस कारण से। बड़ी ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। इसको कोई अच्छी चीज़ ना मानिए। जैसे कि अभी सुबह से को मेरा ये सवाल होगा, आप सीधी से आप जेईई किट में बैच को इतने सामने से देखता है, तो कुछ बच्चे जैसे कि अभी जेईई का रिजल्ट आया, ये तो कुछ बच्चों का जो 12th के साथ पढ़ते हैं बच्चे, तो उनका ही कह रहा है कि मैं 12th पे से बोर्ड पे फोकस करता हूँ, जिसके बाद मैं जेईई या नीट दोनों में फोकस करती। तो वो ना 11th 12th जो है यही हमारे नीट में है मोस्टली। ये तो वो बच्चों को क्या करना चाहिए कि बच्चों में भी एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद एक साथ जॉब ले लूँगा या फिर ऐसे ही। जैसे कि नीट में तो एआईटी टाइप के ऐसा नहीं है, नहीं जेईई में तो आप बच्चों को जी मैडम, बिल्कुल। मैडम एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को कोई अंतर है ही नहीं एक्चुअली, जो जेईई में पूछा जाना है, वैसा ही कुछ बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा, अंतर बस है आपके पढ़ने की टेक्निक में। आप अगर विजुअलाइज़ करके चीज़ें पढ़ते हैं, आप अगर समझ के चीज़ों को अपने अनुभव में लाके, मैं बच्चों से कहता हूँ आप पढ़ते जब हो, तो आप भागने की दौड़ मत करो, आप उस चीज़ को ठहर के देखो। आप एक-एक फिज़िक्स में अगर एक-एक मूवमेंट हो रहा तो उसको अनुभव करो। जैसे ही जिस दिन आपको ये अनुभव होना चालू हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी
दोबारा रटने की, दोबारा देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अनुभव में हमें क्या मूवी क्या हमें दोबारा देखते हैं या दोबारा पूछिएगा कि अपने आप में वो अपन को थीम याद आ जाती है। कुछ भी हो तुरंत क्या, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया, समझा है, कनेक्ट किया चीज़ों को। ऐसे ही सब्जेक्ट में करना है मैडम। अगर बच्चा आप ब्लीड करो, आप सिर्फ और सिर्फ अनुभव करके फील करो, एक-एक मूवमेंट को, एक-एक इलेक्ट्रॉन को, एक-एक हीट को, हर एक चीज़ को आप मूवमेंट अनुभव कर लोगे ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कभी आप रटने की, दोबारा नोटबुक निकालिए, कन्फ्यूज़न आएगा ही नहीं। दूसरी बात मैं फिर बोल रहा हूँ, स्थिर रह के पढ़ो, इससे भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागता। बाकी आप सर बताइए, भागने से क्या कुछ संभव हो सकता है? भागने से कुछ भी संभव नहीं है, जैसे सर ने कहा भागना नहीं, तो वो एक बात याद आ जाती है कि घुटनों के बल चलेंगे वो क्या कहेंगे, जो घोड़ों पे बैठकर लड़ते हैं वही गिरा करते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि आपको हथियार नहीं डालना है। सर ने कहा कि चीज़ों को फील करना सीखे, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें एक बार किसी मूवी को देख लेते हैं तो भूलते नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं उसमें। तो आप जब अपनी स्टडी करने बैठे तो उसी डेडिकेशन और उसी डिवोशन के साथ बैठे कि आपको वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें याद रहे। तो वो तभी होंगी जब आप सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाओगे, और सब्जेक्ट से तभी कनेक्ट कर पाओगे, सर भी मेरी बात से सहमत होंगे, जब आप टीचर से कनेक्ट कर पाओ। बिल्कुल। आपका अगर संबंध टीचर के साथ नहीं है, अगर आपके हाव-भाव टीचर से नहीं मिले-जुले हैं, आप टीचर की दीदी सम्मान यही टीचर की। अगर टीचर आपके लिए पूरा डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। दोनों को आपस में एक-दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा। अच्छा शिक्षक भी वही है जो जीता सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, और अच्छा बच्चा वो है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही गोल है, सिर्फ़ पढ़ने का और अच्छा पढ़ने का। अच्छा पढ़ने का मतलब हर एक चीज़ को समझ के, ताकि उसका भविष्य में उपयोग किया जा। तो अगर आपको इस तरीके से बाकी जेईई या नीट दोनों के लिए या और भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर सफल होना है, तो आप पहले ठहर के पढ़ना सीखो, देखो, अनुभव करो, अनुभव में लेके आओ चीजों को। अपने आप मजा आने लगेगा, अपने आप मतलब एकदम ऐसा फील होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ठहर के चीजों को देखना चाहा कि अब वो सब्जेक्ट के उस स्तर पर ठहर चुके। अब लोग अचंभव करते हैं कि ये इतना ऊपर चला कैसे गया। सिर्फ एक ही प्रोसेस है, छोटे-छोटे बेसिक्स पकड़ के आप चल। छोटी-छोटी चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ी पहाड़, छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिलके बहुत बड़ा पहाड़ बना देते। बस यही करना है। और सर ये आधे सर से मेरा एक सवाल है, जैसे कि ऑलमोस्ट सेशन का एंड होने वाला है, तो इस वक्त ऐसी कोई गलतियाँ जो आपने देखा है बहुत सारे बच्चे कॉमन जो मिस्टेक होता है वो करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर ये। हाँ, कई बच्चे बहुत कई भी गलतियाँ करते हैं, और बच्चा है तो मैं ऐसा मानता हूँ गलती करेगा। और हम लोगों के पास वो इसीलिए आ रहा है कि एटलीस्ट कम से कम वो गलतियाँ ना हो उससे, या हम कहीं ना कहीं उसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा गलती मैं देखता हूँ बच्चे ओएमआर शीट भरने में करता है। जबकि उसमें बहुत साफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप डार्क सर्कल कीजिए, वो लाइट सर्कल करके आते हैं, जिसको ओएमआर शीट में कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो आप सब जानते हैं स्कैन होके चेक होता है। बच्चे वाइटनर का यूज़ कर लेते हैं, वो भी उनको नहीं करना चाहिए। बच्चे कई बार क्या करते हैं, काट के ओएमआर शीट में उन्होंने कुछ भरा है उसको कट करेंगे और आगे कहीं सर्कल कर देते हैं। हाँ। वैसा भी मतलब बहुत गलत होता है, वो चीज़ भी बच्चों को करनी है भी। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि एक साथ ओएमआर फिल अप करते हैं, तो उनका सीक्वेंस कहीं अगर बीच में मिस हो गया, तो ये मान के चलिए पूरी ओएमआर शीट ही गलत हो जाएगी। पूरे साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाएगा उस। और रही बात पढ़ने में गलतियों की, तो पढ़ने में गलतियों की सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, आपके टीचर ने जो आपको पढ़ा दिया, आपको आपकी कोचिंग से जो स्टडी मटेरियल मिला है, प्रोवाइड किया गया है, जो डीपीपीज़ हुई हैं, आपने अगर वो सारी सॉल्व कर ली है, टीचर ने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए, वो इनफ है। आपको कोई नया कंटेंट इन 45-90 डेज़ में नहीं देखना है। अगर आप कुछ नया कंटेंट देखेंगे या उस तरफ जाएँगे, तो डेफ़िनिटली आपका कहीं न कहीं नुकसान होगा। ठीक है? आप सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को फ़ोकस कीजिए, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए जो आपको बता दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं, समझानी गई। तो गलती होने के चांसेस कम से कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। सूर्य सर जैसे कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो फिजिक्स में, तो नीट में दिखा रहा है फिजिक्स कोडिंग सब्जेक्ट, और इसी में सबसे ज्यादा बच्चे डरते भी है नीट वाले और इससे ज्यादा गलती भी है। तो आप
आपका क्या सजेशन है बच्चों के लिए, ये जो लास्ट मोमेंट है अभी अभी इनको फिजिक्स में मतलब कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें अगर अभी पीछे है तो? पीछे रहना में एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि डरते, डर ही हमें पकड़ के खींचता है। अगर हम डरेंगे तो चल नहीं पाएंगे। तो पहली बात तो डरने का काम है नहीं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप में डर नाम की तो वैसे भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात आती, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको समझने में बहुत बारीकियों की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, आप जब आपको पढ़ाता है, जिस टीचर से भी आप पढ़ते हो या पढ़ाता है, तो आप एक-एक बात टीचर की सुनो। मतलब पूरा ध्यान आपका क्लास पर केंद्रित होना चाहिए। अगर आपका पूरा ध्यान क्लास पर केंद्रित है, एक-एक बात आप टीचर की सुनते हो, एक-एक बारीकियाँ समझते हो और उस पर जाके इम्प्लीमेंट करते हो, जाके न्यूमेरिकल बनाते हो। आप उम्मीद करो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत शानदार आए। और कुछ भी नहीं, फिजिक्स का जबरदस्ती का हलवा बना देते हैं, वो लोग बनाते हैं ज़्यादातर जो बारीकियों को नहीं समझना चाहे। हर एक चीज़ की अपनी बारीकी है, हर एक सत्य है। सत्य अब कैसे भी समझा जा सकता है, सत्य समझने की बात है। आपको अल्टीमेटली समझना तो ट्रुथ ही है। अब वो आसानी से नहीं समझा जा सकता है, थोड़ा त्रिटल होके भी समझा जा सकता है। तो आप पहले अपने माइंड को इतना स्थिर करिए ना कि जो एक्चुअली जो फिनोमेना हो रहे हैं वो आप तक के दिमाग तक क्लियर आ भी तो पाए। अगर ऐसा है तो आप निश्चित ही बढ़िया करोगे। मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा डर वाली बात में। एक्चुअल में ये डर हाँ, सही है। बायोलॉजी के स्टूडेंट को फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा डर होता है, पाप होता है। और डर एक दूसरी चीज़ से भी आता है स्टूडेंट्स को। डर आता है जब वो परिणाम या रिज़ल्ट की चिंता करता है। जब वो ये सोचता है मेरा क्या होगा? मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा? तो जब वो ऐसा सोचने लगता है तो उसके अंदर का आत्मविश्वास या आप कह लीजिए विश्वास वो चला जाता है। जब भी वो रिज़ल्ट की सोचेगा, डर अंदर आ जाए और विश्वास चला जाए। और जब भी वो रिज़ल्ट के बारे में सोचना बंद कर देगा, सिर्फ़ अपनी मेहनत पे ध्यान देगा, तो उसके अंदर उसका आत्मविश्वास बना रहेगा। तो हर स्टूडेंट को अपना आत्मविश्वास या विश्वास बनाए रखने के लिए अपने डर को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आत्मविश्वास और डर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो विश्वास ही रहेगा या डर ही जाएगा। तो आप डर निकाल दीजिए और विश्वास रखिए अपने आप पे, अपने संस्थान पे, अपने टीचर्स पे, ऊपर वाले पे। डेफ़िनेटली जो भी होगा आप मेहनत कर ही रहे, बहुत ही अच्छा हो। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली। अगर डर नहीं है, अगर आप डर पहली बात तो डर या आत्मविश्वास के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो मेरा एक ही सुझाव है, डर और आत्मविश्वास के लिए आपको सुबह उठकर 5 मिनट अपने लिए देना है। सुबह उठ के आपको सुबह उठ के ही जैसे ही आप उठो आप मेडिटेट करो। आप 5 मिनट का मेडिटेशन करो। आप इस तरीके से मेडिटेशन करो कि आप जो इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी, उसमें खो जाओ। खोने का मतलब बस अपना अस्तित्व नहीं। जैसे अगर आप आस्ते को, भगवान को आप मानते हो, तो आप भगवान में 5 मिनट के लिए खो जाओ। ये मान के चलो कि वो ऊर्जा पूरी हमारे अंदर है। इस संसार की सारी ऊर्जा हमारे अंदर है। जब इस तरीके के आपके 5 मिनट वो भाव आएँगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप रेजोनेंस में आ जाओगे। रेजोनेंस में आ जाओगे उस एनर्जी से, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका पूरा दिन भर का रूटीन अच्छा चलेगा और रोज़-रोज़ अगर ये रूटीन अच्छा चलेगा तो रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको कुछ रूटीन फ़ॉलो करना। बाकी रूटीन के बारे में कुछ सर हमारे बताते हैं। बच्चों रूटीन मेरा ऐसा मानना है कि रूटीन कागज़ से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं ना सर, मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स मैम आते हैं और कहते हैं कि सर आप पेपर पे रूटीन लिख दीजिए। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि पेपर पे लिखे हुए रूटीन को फ़ॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। आप नहीं कर पाओगे, आप 3 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, पर आप 10वें दिन खुद ही कह दोगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी और का बनाया हुआ नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं। तो वो दूसरा फ़ॉलो नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा स्टूडेंट ही क्यों ना। बच्चा अपने हिसाब से ये देखे कि कब वो कंफर्टेबल फ़ील करता है। अब कई लोग कहते हैं कि सुबह उठ के स्टडी करनी चाहिए, और मान के चलिए बच्चा वो है, या मैं कह रहा हूँ आज के समय में 90% से ज़्यादा स्टूडेंट वो है जिनको पूरी रात ही नींद नहीं आती और सुबह उनको नींद आती है 4 बजे बहुत अच्छी। अब आप कह रहे हो 4 बजे उठ के स्टडी करनी, तो 4 बजे तो उसका सोने का समय है। तो स्टडी का एक कंफर्ट ज़ोन है, जब जिसको लगता है कि उसका कंफर्ट ज़ोन स्टार्ट हो गया है, मुझे रात में स्टडी करनी है, तो नाइट में स्टडी करे।
जिसको लगता है कि नहीं मुझे सुबह उठ के स्टडी करनी है, मुझे ज़्यादा बेटर याद होता है, तो वो अपना टाइम टेबल उसके अनुसार बनाए, किसी और के अनुसार ना चाहिए कि भाई मैंने बना दिया और ये दीवार पे चिपका दिया। दीवार पे चिपकाने की ज़रूरत नहीं, डेली स्टडी करने की ज़रूरत है, नियमित रूप से स्टडी करने की ज़रूरत है, नियमित आज से पढ़ने की ज़रूरत है। नियम बना के डेली अगर वो काम करेगा तो उसको कोई रूटीन बनाने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। अगर 365 दिन की जर्नी है उसकी किसी एग्ज़ाम की, तो डेली पढ़ाई करे। जैसे होता है ना कि मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो रोज़ ही खाऊँगा। बच्चा क्या करता है कि एक दिन मंडे को पढ़ लिया 8 घंटे, फिर वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं पढ़ा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 दिन का खाना या 10 दिन का खाना 1 दिन में खा लिया जाए। तो ऐसा भी संभव नहीं है कि 10 दिन की स्टडी 1 दिन में कर दी जाए। तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि उसको नियमित अध्ययन करना है, डेली अध्ययन करना है। सही कह रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत। एक बात सर और बच्चों की बहुत ज़्यादा देखने को है कि बच्चे नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर देखा जाए पढ़ते-पढ़ते 4 दिन अगर हम लोग मोटिवेट करें या कहीं से मोटिवेट होते हैं, 4 दिन तो वो बहुत अच्छा फ़ॉलो करेंगे, 5वें दिन वो नेगेटिव। उसका भी कारण सर जो हम लोगों ने समझा, वो कारण ये समझा अगर बच्चा इस तरीके से अपने आप को ढाले कि वो किसी भी प्रकार के किसी भी टाइप के गलत कामों में मन नहीं फंसे। गलत काम इन द सेंस कोई ऐसे काम नहीं जिससे जो संविधान के तौर पे गलत हो। गलत काम मतलब कोई नहीं, किसी भी बच्चे की अगर बुराई हो रही तो आप उससे दूर रहे। आप वहाँ से नेगेटिविटी कलेक्ट कर लेते हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो। किसी के बारे में गलत सोचने का, कोई अच्छा करे या बुरा करे, आपको दोनों स्थितियों में उसके साथ खड़ा होना। आप जितने प्योर होगे, जितना अंदर से शुद्ध होगे, उतना शुद्धता से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो। और जितना शुद्ध ज्ञान होगा उतना आपको ऊपर लेके जाएगा। सर ने जैसे नेगेटिविटी की बात की, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा वो सारे ही शिक्षक हालाँकि इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बात सामान्य लोगों तक, शिक्षकों तक, बच्चों तक सब तक पहुँचनी चाहिए। ये बात ये है कि जो नेगेटिविटी होती है वो इतनी बुरी चीज़ है कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट को गुस्से में भी ये कह दिया, "तू नहीं कर सकता।" अब उस नेगेटिव थॉट को मैंने एक ही बार कहा कि तू नहीं कर सकता है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसके दिमाग को मुझे 17 टाइम्स 17 बार पॉजिटिव थॉट डालने पड़ेंगे। तू कर सकता है, तू कर सकता है, जब ये 17 टाइम बोलूँगा, तब जाके उसका वो ये नेगेटिव थॉट कट होगा। और इमेजिन कीजिए अगर आपने किसी को 10 टाइम्स ये कह दिया कि तू नहीं कर सकता, तो आप उससे इमेजिन कर लो 170 टाइम्स आपको बोलना पड़ेगा तू कर सकता है। तो नेगेटिविटी इतनी बुरी चीज़ है जो स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी को खराब कर देती है। तो सर ने सही कहा है और बच्चे को नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और शिक्षकों भी को भी इस बात का और पेरेंट्स को भी अपने साइड से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम नेगेटिविटी को प्रोत्साहित ना करें, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव माहौल दें और उसको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं ताकि जैसा सकारात्मक रिजल्ट हम चाहते हैं हमारे बच्चे मेहनत करके पैसा रिजल्ट से हो। हाँ, अभिभावकों से भी यही बोलना है, आप बच्चों को प्लीज़ कंपेयर मत करें। आप कंपेयर मत करें, हर एक का पैरामीटर है, कहीं 500 एमएल का 500 एमएल का पैरामीटर है, 1000 का 1000 का 1000 का पैरामीटर है। उस 500 एमएल को 1000 बनाने में समय लगता है, लेकिन बनेगा ज़रूर वो। आप प्लीज़ कंपेयर मत करें, आप भी संतुष्ट होना सीखें। बिल्कुल, संतुष्ट आप रहेंगे, आप अपने बच्चों को दौड़ाने क्यों लग रहे हो? अगर आप दौड़ाओगे कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो उठा अपने कंपटीशन की रेस में छोड़ दिए, अब बोला कि दौड़ो। अब बेचारा कहाँ तक दौड़े? उसका मोटिव भी तो पहले आप प्योर करिए ना कि बेटा आपको पढ़ना क्यों? पढ़ने का मुख्य अर्थ क्या है? ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान कौन सा? जो शुद्ध हो, जो अच्छा हो, जो दूसरों के काम में है। अगर आप उसको मान लो आप फोर्स करके बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, आपने बना भी दिया उसको डॉक्टर, बहुत अच्छा इंजीनियर, और अगर वो बहुत सिद्धांतिक तौर पर बहुत बढ़िया नहीं है, तो वो क्या करेगा? वहाँ जाके भी तो नुकसान ही करेगा। इस देश का नुकसान करेगा, आपका नाम बर्बाद करे फंसेगा। ये क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं। आपको पहले उसको मोटिव, आप सिद्धांत उसको सही सिखाइए। आप बताइए आपको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि शुद्ध होना है। आप जितना ज्ञान होगा उतना आप प्योर होते जाओगे यार। ज्ञान मतलब आपका मानसिक स्तर इतना अच्छा कर देता है, आप खुश रहोगे अपने आप में। ये ज्ञान वो है जो दूसरों के सामने आपको एकदम आप रहो तो आपको ऐसा लगे सामने वाला मिल के ये बोले कि क्या आदमी है, मतलब डाउन टू अर्थ है। तो करेक्ट, हमारे क्लासरूम की शिक्षा पद्धति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर अच्छी बात है, वो हमारे गद्दों पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बनाना है,
लेकिन पेरेंट्स से ये बात कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स और सारे शिक्षकों से कि पहले हम बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनाएं, एक समाज को एक अच्छा व्यक्ति है ही जरूर समाज को जब एक अच्छा व्यक्ति देंगे तो बाद में वो अपने आप ही अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे। बिल्कुल ये बात Then thank you so much, sir. So students, I hope you enjoyed this podcast and not. Next time we will come with many more topics. आके सब्जेक्ट वाइज जितने भी डाउट है उनको कमेंट सेक्शन पे लिखे, जिसके ऊपर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। उसके साथ इसका पार्ट 2 भी आ रहा है। टेक यू।